मैं पुस्तकें नहीं पढ़ना चाहता था। मैं वही खेल कूद करना चाहता था और जिस अनुसार से मैं पढ़ता था, जिस अनुसार 1-2 घंटे मुझे पढ़ना होता था, मैं वही पढ़ना चाहता था। खेल कूद का कोई अवसर मैं हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। पढ़ता भी मगर बहुत कम। जितना मुझे पढ़ना था मैं उतना ही पढ़ता था। बस इतना कि रोज का टास्क पूरा हो जाए, बस इतना कि रोज का जो मेरा टास्क अर्थात कार्य, जो भी मेरा रोज का कार्य था वह पूरा हो जाए और दर्जे में जलील ना होना पड़े। जलील अर्थात अपमानित, कि मुझे क्लास में अपमानित ना होना पड़े। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वह फिर लुप्त हो गया। फिर चोरों का सा जीवन कटने लगा। जब लेखक के बड़े भाई साहब ने पास होने पर, लेखक के कक्षा में अव्वल आने पर, दर्जे में प्रथम आने पर लेखक को इतना डांटा तो लेखक का जो थोड़ा सा विश्वास था वह डगमगा गया था और वह चोरों की तरह जीवन बिताने लगे थे। वह बड़े भाई साहब से थोड़ा सा कटने लगे थे। फिर सालाना इम्तिहान हुआ, फिर से सालाना इम्तिहान हुआ, वार्षिक परीक्षा हुई और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हुआ और भाई साहब फिर फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत नहीं की थी। मैं जितना पहले पढ़ता था मैंने उतनी ही पढ़ाई की, पर ना जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया, परंतु ना जाने कैसे फिर से कक्षा में फर्स्ट आ गया। मुझे खुद आश्चर्य हुआ। अचरज अर्थात आश्चर्य। मुझे खुद अपने ऊपर आश्चर्य हुआ। भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया। प्राणांतक अर्थात प्राण लेने तक, जब तक उनकी जान नहीं निकल गई तब तक उन्होंने बहुत मेहनत की, कठोर परिश्रम किया। कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे। बस 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे भोर अर्थात सुबह से उधर, 6 से 9:30 तक स्कूल जाने के पहले मुद्रा कांतिहीन हो गई थी। कांतिहीन यानी चमक, फीकी पड़ना। उनकी जो चेहरे की जो चमक थी वह फीकी पड़ गई थी, मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया, परिणाम सुनाया गया तो वह रो पड़े और मैं भी रोने लगा। और इस बार मुझे भी दुख हुआ जब बड़े भाई साहब फिर से फेल हो गए और मैं कक्षा में अव्वल आ गया, तो मुझे भी उनकी दशा को देखकर रोना आ गया। अपने पास होने की खुशी आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख ना होता, लेकिन विधि की बात को कौन टाले। यहाँ लेखक प्रेमचंद ने महसूस किया कि शायद मैं भी अगर फेल हो गया होता तो बड़े भाई साहब को इतना अखरता नहीं, लेकिन चूंकि वह फेल हो गए और मैं दर्जे में अव्वल आ गया तो शायद बड़े भाई साहब को ज्यादा बुरा लग रहा होगा। लेकिन विधि की बात को कौन टाले, लेकिन जो भाग्य में लिखा है उसे कोई नहीं बदल सकता। मेरे और भाई साहब के बीच में अब केवल एक दर्जे का अंतर रह गया था। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई। मेरे मन में एक गंदी भावना का जन्म हुआ कि कहीं भाई साहब 1 साल और फेल हो जाएं तो मैं उनके बराबर आ जाऊंगा, तो मैं उनके साथ में उनकी क्लास में आ जाऊंगा। फिर वे किस आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे, मेरा अपमान कर सकेंगे। लेकिन मैंने इस विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल दिया। जैसे ही मेरे मन में विचार आया कि मैं भाई साहब के साथ में बैठकर पढ़ाई करूंगा, तुरंत ही इस कुटिल भावना को मैंने अपने मन से निकाल डाला। मुझे इस वक्त अप्रिय लगता है, मुझे इस वक्त बुरा जरूर लग रहा है अवश्य, मगर यह शायद उनके उपदेशों का ही असर है। मगर शायद वह जो मुझे इतना डांटते हैं, समझाते हैं, यह उसका ही असर है कि मैं दनादन पास हो जाता हूँ, मैं लगातार पास हो जाता हूँ और वो भी इतने अच्छे नंबरों से। यह सब कहीं ना कहीं मेरे बड़े भाई साहब का ही आशीर्वाद है, मेरे बड़े भाई साहब के डांटने का ही असर है। अब भाई साहब बहुत कुछ नरम पड़ गए थे, एकदम से वह शांत हो गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया, उन्होंने धैर्य से काम लिया। शायद अब वे खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा। वह ये धीरे धीरे समझ रहे थे कि मैं इसको डांटता भी हूँ लेकिन यह तो कक्षा में अव्वल आ जाता है। तो धीरे धीरे वह ये जानने लगे थे कि अब मुझे इसे नहीं डांटना चाहिए, या रहा भी तो बहुत कम। या वह सोच रहे थे कि मैं डांटूं या नहीं डांटूं, लेकिन वह नहीं डांट रहे थे, तो शायद वह समझ रहे थे कि मुझे अब डांटने का अधिकार थोड़ा कम हो गया है। मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी। स्वच्छंदता अर्थात आजादी। अब मेरी जो आजादी थी वह और अधिक बढ़ गई।
मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। सहिष्णुता अर्थात सहनशीलता। मैं उनकी सहनशीलता का अब अनुचित लाभ उठाने लगा था। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई, मैं कुछ ऐसा सोचने लग गया कि मैं तो पास हो ही जाऊंगा, पढ़ूं या ना पढ़ूं, मेरी तो तकदीर बलवान है। इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वह भी अब बंद हो गया। जो मैं 1 आध घंटे पढ़ता था भाई साहब के डर से कि भाई साहब मुझे डांटेंगे, तो वह पढ़ना भी अब मैंने बंद कर दिया था, क्योंकि बड़े भाई साहब अब मुझे नहीं डांटते थे, मेरे ऊपर इतना ध्यान नहीं देते थे। मुझे कनकौए उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया था। कनकौए अर्थात पतंग। मुझे कनकौए पतंगे उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया था और अब सारा समय पतंगबाजी की ही भेंट होता था और अब मैं अब सारे समय पतंगे उड़ाता रहता था। फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था, उनकी इज्जत करता था, उनका सम्मान करता था, उनका रिस्पेक्ट करता था और उनकी नजर बचाकर कनकौए उड़ाता था। मांझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां आदि समस्याएं सब गुप्त रूप से हल की जाती थी। यह सभी मैं छुप छुप कर किया करता था, क्योंकि मैं अपने बड़े भाई साहब का सम्मान करता था। मैं नहीं चाहता था कि उनके दिल को कोई चोट पहुंचे, इसलिए यह जो पतंगे उड़ाने का जो मुझे शौक लग गया था, यह सब चुपचाप में चल रहा था। मैं भाई साहब को यह संदेह ना करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नजरों में कम हो गया है। मैं यह नहीं चाहता था कि बड़े भाई साहब कहीं से भी यह बात सोचें कि मैं उनका सम्मान, उनका रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। एक दिन संध्या समय, एक दिन शाम के समय हॉस्टल से दूर में एक कनकौआ लूटने बेतहाशा दौड़ा जा रहा था। एक दिन शाम के समय क्या हुआ कि मैं पतंगे लूटने के लिए बेतहाशा होशो हवास को खोकर दौड़े जा रहा था। आंखें आसमान की ओर थीं, आंखें जो थी वह ऊपर की ओर थीं और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर। आकाशगामी पथिक, आकाशगामी पथिक अर्थात पतंग। यहाँ पर आकाशगामी पथिक पतंग को कहा गया है। ये कह रहे हैं कि मेरी जो आंखें थी वह आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पथिक अर्थात पतंग की ओर था, जो मंद गति से झूमता पतंग की ओर चला आ रहा था। जो मंद गति अर्थात धीमी रफ्तार से, जो धीमी गति से झूमती पतंग की ओर यानी नीचे की ओर आ रही थी। मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। यहाँ पर जो लेखक प्रेमचंद ने बात कही है वह कहना चाहते हैं कि जो लेखक प्रेमचंद हैं वह पतंगे लूटने के लिए भागे जा रहे थे। उनकी जो आंखें थी वह आसमान की ओर थी और उनकी जो आंखें लगी हुई थी वह उस आकाशगामी पथिक अर्थात पतंग की ओर लगी हुई थी। तो ऐसा लग रहा था कि वह जो पतंग है वह धीमी गति से नीचे धरती की ओर आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई आत्मा शरीर में से जैसे कोई आत्मा दूसरे शरीर को ग्रहण करने के लिए धरती पर आ रही हो। उस पतंग को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई आत्मा नए शरीर को ग्रहण करने के लिए धरती पर आ रही हो। बालकों की पूरी सेना लग और झाड़दार बांसुरी इनका स्वागत करने को दौड़ी आ रही थी। बहुत सारे बच्चे तो जो पीछे पीछे झाड़ और बांस को लिए हुए दौड़ रहे थे। किसी को अपने आगे पीछे की खबर नहीं थी। क्यों? क्योंकि सबका ध्यान उस पतंग की ओर था। सभी मानव पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे। सबको लग रहा था कि हम इस पतंग को लूट लेंगे, इस पतंग को पकड़ लेंगे। जहाँ सबको समतल है, ना मोटर कारें हैं, ना ट्राम, ना गाड़ियां। जो लेखक और जो बच्चे पतंग को लूटने के लिए दौड़ रहे थे उनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, ना तो कोई मोटर, ना कोई गाड़ियां, कुछ भी नहीं। उन्हें लग रहा था कि सिर्फ उनका जो ध्यान है, उनका जो निशाना है वह पतंग है। अभी तो वह पतंग को लूटने के लिए बेतहाशा दौड़े जा रहे थे। सहसा अर्थात अचानक। अचानक से भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई। भाई साहब से मैं टकरा गया, जो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वही हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से, बहुत ही कठोरता से, तेजी से बोले डांटते हुए कि इन बाजारी लड़कों के साथ धेले के कनकौए के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? कि पतंग के लिए तुम इन बाजारी लड़कों के साथ दौड़ रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही?
तुम्हें इसका भी कुछ लिहाज है कि नहीं कि अब नीची जमात में नहीं हो, अब तुम छोटी क्लास में नहीं रहे बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो, बल्कि 8th क्लास में आ गए हो, 8वीं कक्षा में आ गए हो और मुझसे केवल 1 दर्जा नीचे। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए, आखिर आदमी को कुछ तो सोचना चाहिए कि वह क्या है, वह कौन सी क्लास में पढ़ रहा है, वह कौन से परिवार से है, वह क्या कर रहा है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। एक जमाना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके, एक वह पुराना समय था जब लोग 8th क्लास 8वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। मैं कितने ही मिडिलचियों को जानता हूँ, मिडिलचियों अर्थात मध्यम वर्गीय, मैं कितने ही ऐसे मध्यम वर्गीय लोगों को जानता हूँ जो आज अव्वल दर्जे की डिप्टी मैजिस्ट्रेट या सुप्रिटेंडेंट हैं। मैं कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हैं, उनको जानता हूँ। बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती में काम करते हैं, बड़े बड़े जो विद्वान हैं उनके निर्देशन में, उनके डायरेक्शन में काम करते हैं। और तुम उसी 8वीं दर्जे में आकर बाजारी लड़कों के साथ कनकौए के लिए दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी इस कम अकली पर दुख होता है, मुझे बहुत बुरा लगता है जब तुम इतनी बड़ी क्लास में आ गए और इस तरीके की हरकतें कर रहे हो कि बाजारी लड़कों के साथ पतंगे लूटने के लिए दौड़ रहे हो। तुम ज़हीन हो, ज़हीन अर्थात प्रतिभाशाली, तुम प्रतिभाशाली हो, इंटेलिजेंट हो, होशियार हो, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वह जेहन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले, लेकिन वह होशियारी भी किस काम की कि जो हमारे आत्मसम्मान की हत्या कर डाले। तुम अपने दिल में समझते होगे मैं भाई साहब से महज 1 दर्जा नीचे हूँ, तुम सोचते होगे कि मैं तो दनादन पास हो रहा हूँ, भाई साहब फेल हो रहे हैं, और अब तो केवल एक ही क्लास का, एक ही कक्षा का अंतर रह गया, इसलिए भाई साहब मुझसे कुछ कह भी नहीं सकते और अब उन्हें मुझको कुछ कहने का हक भी नहीं है, ऐसा भी तुम सोच रहे हो। लेकिन ये तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और चाहे आज तुम मेरी ही जमात में आ जाओ, आज चाहे तुम मेरी ही क्लास में आ जाओ, और परीक्षकों का यही हाल है, जो एग्जामिनर्स हैं उनका तो यही हाल है, तो निस्संदेह अगले साल भी तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे। अगर परीक्षक, अगर एग्जामिनर्स ने ऐसी ही कॉपी चेक की तो निस्संदेह तुम मेरी क्लास में आ जाओगे और शायद 1 साल तुम मुझसे आगे भी निकल जाओ। लेकिन मुझ में और तुम में जो 5 साल का अंतर है, उसे तुम क्या, उसे खुदा भी, उसे ईश्वर, उसे भगवान भी नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूंगा। मुझे दुनिया का और जिंदगी का जो तजुर्बा है, जो अनुभव है, तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते, चाहे तुम MA और DPhil और DLit ही क्यों ना हो जाओ। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा पास नहीं किया और दादा भी शायद 5वीं 6ठी क्लास के आगे नहीं गए, लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ लें, चाहे सारा ज्ञान अर्जित कर लें, अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता हैं, केवल इसलिए नहीं कि उन्होंने हमें जन्म दिया है, बल्कि इसलिए कि दुनिया का हमसे ज्यादा उन्हें तजुर्बा है, अनुभव है और रहेगा भी। अमेरिका में किस तरह की राज व्यवस्था है और 8वें हेनरी ने कितने विवाह किए, कितनी शादियां की, और आकाश में कितने नक्षत्र हैं, कितने तारे हैं, कितने तारों का समूह है, यह बातें चाहे उन्हें ना मालूम हो, यह सारी किताबी जो ज्ञान है यह शायद उन्हें ना पता हो, लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज्यादा है, क्योंकि वह इस दुनिया में हमसे पहले आए हैं, इसलिए उन्हें जिंदगी का अनुभव, जिंदगी का तजुर्बा हमसे कहीं अधिक है। दैव ना करे, भाग्य ना करे कि मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे। हाथ पांव फूलना अर्थात अत्यधिक घबरा जाना, डर जाना। दादा को तार देने के सिवा तुम्हें कुछ और ना सूझेगा। लेकिन तुम्हारी जगह दादा हो तो किसी को तार ना दें। लेकिन यदि मैं बीमार पड़ जाता हूँ और तुम मेरे पास यदि अकेले हो तो तुम एकदम से डर जाओगे, तुम दादा को टेलीग्राम करोगे, तार दोगे,